Good evening and welcome to Ghana Short. Today, we're going to have another edition of Casa's Dialogues and on Ghana Short. आज हमारे साथ आएंगे अभी थोड़ी देर में जनरल संजय कुलकर्णी जो उसके उनके बारे में मैं बाद में बात करूंगा पर आज का विषय होगा अंडरस्टैंडिंग द एलएसी। एलएसी आप सब जानते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो तकरीबन इंडिया और चाइना के बीच में है। वो बॉर्डर नहीं है ना बाउंड्री है, इट इज द एलएसी। ये समझना इंपॉर्टेंट है। इट इज अ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ओवर विच वी हैव फॉट इन 62, 67 in Sikkim, recently in Galwan, right, in 2020, and बहुत छुटपुट हुए हैं। और इसके बारे में आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनरल संजय कुलकर्णी। संजय, वेलकम टू द शो। सर, थैंक यू। गुड इवनिंग। ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विथ यू। और इससे ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता कि मैं आपसे बात करूं इसके ऊपर। बहुत अच्छा लगा। राइट। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, मैं इस विषय के ऊपर आज इनको क्यों बुलाया। सबसे पहले मैंने आज इनको संजय कुलकर्णी को बुलाया कि अगर हमारा देश में कुछ लोग हैं जो मेरे से अधिक एलएसी के बारे में जानते हैं, वो उनमें से एक ये है। ठीक है, मुझे बहुत फक्र है कि मैंने तकरीबन एलएसी के ऊपर मैंने काफी नौकरी किया है, पर मेरे से ज्यादा जानकारी और ज्यादा नौकरी और एक्चुअल डीलिंग्स चाइनीज के साथ जनरल संजय कुलकर्णी ने किया है। और ये मेरे लिए एक अच्छी बात है कि आई एम एबल टू गेट टू माय व्यूअर्स समवन बेटर देन मी, राइट? सर, डेफिनेटली नॉट। आई मस्ट टेल द व्यूअर्स कि जनरल शंकर ऑफ कोर्स वो गनर जरूर है इसलिए, लेकिन मुझे लगता है ये ज्यादा इन्फेंट्रीमैन है और कम गनर है। बिकॉज सब जगह, चाहे सीआई ऑफ पे देखो ये वहां मिलेंगे, चाहे आप एलएसी के ऊपर देखो आपको जनरल शंकर मिलेंगे, चाहे वो तवांग हो, सिक्किम हो, लद्दाख हो, सब जगह। और ये उनका बड़प्पन है कि वो मुझे कह रहे हैं, क्योंकि मैं जरूर इन्फेंट्री का हूँ और जरूर मुझे मौका मिला, लेकिन ये कहना कि मुझे उनसे ज्यादा मालूम है शायद ठीक नहीं होगा। वो मेरी गलतियां पकड़ सकते हैं, तो इतने माहिर हैं। नहीं, गलती तो नहीं पकड़ेंगे, आपके बारे में और कुछ बोलेंगे। मैं आपको वाकिफ करना चाहता हूँ जनरल संजय कुलकर्णी के बारे में। ये तो बहुत बार टीवी वगैरह में आ चुके हैं, पर आपको शायद पता नहीं है। राइट कॉर्नर नीचे है सियाचिन ग्लेशियर। जनरल संजय कुलकर्णी सियाचिन ग्लेशियर तब गए थे जब कोई स्पेशल क्लोथिंग नहीं होता था, कोई स्पेशल कुछ भी नहीं होता था। He was one of the pioneers who went into the glacier and held the glacier for India. अगर सियाचिन ग्लेशियर आज के दिन हमारे पास है तो इट इज बिकॉज ऑफ पीपल लाइक जनरल कुलकर्णी, राइट? इससे पहले कि मैं आगे चलूं, who do you think is a hero? Is a hero is a man who does extraordinary things. Is an extraordinary man who does extraordinary things because he's got extraordinary resources. Or is it the ordinary man who does extraordinary things? That is my hero. And that, my dear friends, is General Sanjay Kulkarni. He is an ordinary man who's done extraordinary things for this nation. Right. Now, having said that, आप अगर बाएं देखोगे तो ऊपर जो है पेंगोंगसो लेक है और नीचे है जनरल कुलकर्णी। उसी पेंगोंगसो लेक के फोरग्राउंड में जब पेंगोंगसो पूरा जम जाता है, राइट, आधा साल के 50% पेंगोंग से जमा हुआ होता है और तकरीबन 50% पानी होता है। ओके, इसके अलावा जो जनरल कुलकर्णी हैं वो चाइना के साथ बहुत वाकिफ हैं। वो गए हैं चेंगडू मिलिट्री कमांड में, उन्होंने बॉर्डर मीटिंग भी किया और एज अ ब्रिगेड कमांडर किया, और उसके बाद एज अ जनरल भी उन्होंने चाइना वालों के साथ बातचीत किया और गए भी हैं वहां उनके साथ। सो ही हैज नॉट ओनली नॉलेज अबाउट द LAC, but he's got knowledge about Chinese. Sanjay, before you get into the LAC, I want you to give us
some idea about the Chinese, and then we'll talk about Thank you, sir. Thank you very much. And at the very outset, I must say you're rather magnanimous in saying so flowing good words about me. But we all know that whatever we do primarily because our troops are able to deliver. If our troops do, we get the credit for no rhyme or reason. I think the credit goes to them, to the young officers, to everybody around us, to our seniors who guide us, to our contemporaries who help us to go along, and the juniors who stand by us at all times. I think all the credit goes to all of them. We are just one amongst those few who happen to be have got maybe decorated or got into a limelight, but definitely the credit does not go to one amongst us. We are all one equals, one amongst all of them. Having said that, sir, well, you would prefer me to speak both Hindi, English combined? आप जिस भाषा में बात करना चाहते हैं, you can carry on. ओके ओके। तो ये जैसे चीनी जो है, एक सबसे बड़ी बात, एक जो सभ्यता है, इस सभ्यता के बारे में अगर हम देखें, चीनी अपने आप को हर हमेशा एक सेंटर ऑफ यूनिवर्स समझता है। अपने आप को सब नॉर्मल जो लोग हैं उनसे थोड़ा ऊंचा समझने की कोशिश करता है। उसके ऊपर विश्वास करना बहुत कठिन है। सो इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू ट्रस्ट, बिकॉज उसका एक जो चेहरा है वो या तो हंसेगा नहीं या बिल्कुल एक ही जरा पोकर फेस, लेकिन उस चेहरे के पीछे कुछ एक ऐसे चतुरता होगी जो आपसे वो कुछ निकालने की कोशिश करेगा या आपसे वो कुछ फायदा लेने की कोशिश करेगा। और हर हमेशा चाइनीज ऑलवेज प्रिटेंड्स दैट ही इज सुपीरियर। और ये बात जो है सुपीरियोरिटी की जब हम बात करते हैं तो बड़े आश्चर्य की बात है कि इवन जब पंडित नेहरू 1954 में जब चीन गए और जब चीन से वापस आए तो हम लोग काफी कुछ कहते हैं उनके बारे में, पर उन्होंने एक बात बहुत अच्छी तरह कही कि मुझे उन्होंने बहुत अच्छा स्वागत दिया, इसमें कोई शक नहीं, और पर मुझे इस बात का यकीन भी दिलाया कि मैं एक अच्छे देश से आता हूं लेकिन मैं नीचे हूं। That means at all point of time they will consider themselves as superior and the other person subservient. अगर आप वो भूमिका निभाने में आपको अच्छा लगता है तो आप चीनियों के साथ बहुत आसानी से काम कर सकते हैं, या फिर आपको उतना ऊंचा होना पड़ेगा, एक जबरदस्त, you can only deal with China from a position of strength, and that strength could be anything. It could be military, it could be political, it could be economic, it could be cultural, it could be hard power, it could be soft power, it could be scientific knowledge, technological knowledge, anything and everything. आपको अगर उसको मालूम है चीनी को कि आप उससे अच्छे हैं, वो आपका दोस्त बनने के लिए राजी है, आपसे बात करने के लिए भी करेगा। लेकिन हर हमेशा अगर कमरे में वो देखेगा कि एक कुर्सी रखेगा और उस कुर्सी पे वो बैठेगा। अगर नॉर्मल टेबल होगा उसकी कुर्सी अलग होगी, आपकी कुर्सी अलग होगी। तो ये जो चीन की एक तरीका है, वो अपने आप को थोड़ा सा और मैं कहूँगा सुपीरियर, हाँ सुपीरियर समझता है और बाकियों को थोड़ा नीचे। एंड दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप जो है वो खासकर भारत के साथ उसको कष्ट होता है, बिकॉज भारत एक पुरानी सभ्यता है and being an old civilization, it's very important that India cannot accept to be subservient. We can be equal partners, and that is what irks China. That is what makes China a little difficult to deal with India, because Indians will never accept a number two position, whatever it be so. और वही उसको मालूम है, if there is any competition that comes in the world and especially from the neighborhood, it is India alone who can compete, who can give run for money to Chinese is Indians, और उसको इसके बारे में मालूम है। और यही एक कारण है कि आज अगर हम जब चीनियों से बात करते हैं या किसी प्रकार से भी करते हैं तो ये समझ करके बात करते हैं, you always deal with China from a position of strength. Chinese are not 9 feet tall. They are as good or as bad as we are. Yes, they have autocratic ruler. We are a democracy. Thank you. I think you have said many important points. पर एक पॉइंट जो आपने बहुत सही बोला है और जो सबक है हम सबके लिए है कि
when you deal with Chinese, you should deal from a position of strength. And if you have to deal from a position of strength, यानी ताकत से बात करना पड़ेगा, तो उनके बारे में जानकारी हासिल करना पड़ेगा, उनके रहन सहन, उनके चाल चलन, उनका सब कुछ, उसके बारे में हमें अच्छा जानकारी होना जरूरी है, राइट? इसी सिलसिले में आज ये पूरा हम किस्सा चला रहे हैं, और इसी सिलसिले में मैं सबको बताना चाहता हूं, मेरा एक अलग चैनल ने, हमारा चैनल में एक प्लेलिस्ट है, पीक इनटू एवरीडे चाइना, जहां मैं विश्लेषण करता हूं चाइना का हर पहलू से, उनका इकोनॉमी, उनका डेमोग्राफी, उनका फौज, उनके सब कुछ मैं करता हूं। और आज हम अभी इसके बाद सीधा एलएसी पे जा उतरेंगे। ओके, जहां तक एलएसी का संबंध है, एलएसी का ये पूरा मैप सामने है। संजय, आप बता सकते हैं मोटे मोटे तौर पर एलएसी के बारे में, उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे। ये जो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हम अगर कहें 4050 किलोमीटर, कोई बोलेगा 3840 किलोमीटर, लेकिन चीन इसको मानने को तैयार नहीं। चीन इसको तकरीबन 2000 किलोमीटर के आसपास कहता है। ये शब्द जो है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, हैज कम मच मच लेटर। और जब हम लोगों ने नेगोशिएशन शुरुआत की चीन के साथ, और खासकर स्पेशली 93 के बाद, तब ये जो वर्ड इस्तेमाल होने लगा एलएसी। इससे पहले वी वर रिफ्यूजिंग, मतलब भारत बार बार इस बारे में चीन को बोलता था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है, तो पूरा इलाका जो है वो हमारा है। लेकिन चीन, जैसे जनशंकर बता रहे थे, कि द चाइनीज विल नॉट, चाइनीज इफ दे हैव टू नेगोशिएट विद यू psychologically, they must have that little edge over you to say that, well, our definition and our start point is the LAC, the line of actual control, line जहां तक हम वो आते हैं, और लाइन जहां तक हम जाते हैं। तो ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसके ऊपर फाइनली वी कंसेंटेड, एंड स्पेशली खासकर जब पीवी नरसिम्हा राव के वक्त मान लिया कि चलो कम से कम अगर बातचीत करनी है और कुछ सुधार लाना है, पड़ोसी तो बदली हो नहीं सकता है, और पड़ोसी के साथ अगर हमने अच्छा व्यवहार करके देखना है, तो हम माने कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जैसे फिर हम बात करते हैं। लेकिन ये जो है, जैसे अब जनशंकर बताएंगे, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा, ये 3 सेक्टर्स में, और 3 सेक्टर्स में वेस्टर्न सेक्टर हुआ, सेंट्रल सेक्टर हुआ, और ईस्टर्न सेक्टर हुआ। सेंट्रल बोले, मिडिल बोले, तो ये जो सेक्टर्स हैं, इट इज ऑल डिवाइडेड। कहीं पर 800 किलोमीटर है, कहीं पर 300 किलोमीटर है, तो इस तरह के अलग अलग करके। लेकिन ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, आज की तारीख में अगर हम कहें, तो तकरीबन मैं कह सकता हूं वी आर ऑल अलोंग। और ये अगेन द year which defines LAC is the year 1959. 1959 जो line of actual control, what they wanted to call the line of active control, या क्लेम लाइन, जो जैसे भी वो कहना चाहते हैं, और वो कहते आते हैं इसके ऊपर। तो ये जो एलएसी है, अब हम वी एक्सेप्टेड कि भाई एलएसी है, दो ऑफ कोर्स आई विल टेल यू एज वी गो अलोंग after what Jan Shankar has to add to it, as to how it has come into existence, what is the problem that we all have. Jan Shankar sir. Yeah, thank you. You see, अगर आप देखेंगे तो एलएसी जो है एक वेस्टर्न सेक्टर है, एक सेंट्रल सेक्टर है, और एक ईस्टर्न सेक्टर है। और एलएसी का एक्चुअल आकार वो हिमालयस के ऊपर निर्भर है, राइट? द एलएसी लाइज ऑल अलोंग द हिमालयस, and the Himalayas differ in the western sector, and the Himalayas differ in the eastern sector. So I'll give you an idea about it before we get into further, because you have to have an idea of all the depth of this Himalayas to actually understand what this LAC is all about. Okay, this is the cross-sectional view of the Himalayas, and this cross-sectional view of the Himalayas is in the western sector largely, right? When you go south is towards India, and north is towards China or Tibet. आप नीचे देखोगे तो it is the Siliguri plains. Then you come to the Shivalik mountains. Shivalik ranges जो सबसे या तकरीबन जो देहरादून और उस इलाके में ना, राइट, हिमाचल के साउथ में, दिस ऑल द शिवालिक रेंजेस। उसके बाद आता है मिडिल हिमालयास,
उसके बाद आता है ग्रेटर हिमालयस. Middle Himalayas are also called the lesser Himalayas. Then it comes the greater Himalayas. The greater Himalayas are the middle crest line of the complete western sector, right? Now beyond that is the Ladakh range. This Ladakh range is most prominent where? In Ladakh, as by name. Okay, Leh Ladakh के ऊपर जो है वो, in fact, the Ladakh range runs a little south of the Leh Ladakh area, Leh, right? The range to the north of Ladakh, or rather north of Leh, if you have gone there, is called the Zanskar range, but we will not get into this. Once you cross Zanskar range, which is not there in the cross section, you come to the Kailash range, right? It is along this Kailash range, generally, right? Generally, the LAC runs as of today, right? Some places it's ahead, some places it is behind, but that is a matter of thing. So, actually, when you get to the LAC, you have already crossed 4 ranges to reach the LAC. So, in that western sector, it's a long journey before you reach the LAC. And then you hit the Tibetan Plateau, and then you go to the Kunlun slopes of the Kunlun range. Just to give you an idea, India claims in the western sector all areas up to the Kunlun range. That's the boundary. अगर आप देखोगे ये जो red line है, the easternmost part of that red line is the Kunlun range, right? That's right. So this is how the Himalayas looks in the west. When you come to the east, it's a little different. आप देखोगे बे ऑफ बंगाल के बाद बांग्लादेश और भूटान का फुटहिल्स होता है, उसके बाद सीधा हिमालयस चढ़ जाता है. सो व्हेन यू गो फ्रॉम से सिलीगुड़ी, आप अगले 100 किलोमीटर के अंदर आप पूरा 18,000 फीट तक चले जाते हो, एंड देन यू हिट द टिबेटन प्लेटो, राइट? What it takes 4 to 5 days from the plains in the Gangetic plain, or to go up to the LAC. In the eastern sector, you can go in 1 day, and in some places further 2 days. But there is no place where you can't reach this within 1 or 2 days, and it's a straight climb. So that's a big difference between the eastern sector and the western sector when you think of it. What you can do in the western sector, you can't do in the eastern sector. What you can do in the eastern sector, you can't do in the western sector. ये है आकार, okay, of the LAC, right? Now with this as a background, what we'll do is General Sanjay Kulkarni will take you through the boundary dispute of 84 to 49, what it is, 49 to 59, how it became something different. Then he'll talk about the LAC proper. Then he'll give his mind about the petrol points, and then the way forward. So Sanjay, take it on. Thank you very much. And as you rightly said, sir, the western sector comprises approximately about 40,000 square kilometers. The eastern sector is about 90,000 odd square kilometers, and about the central sector is a little less, where it's just about a few hundred square kilometers. So that is where the whole line. When we talk of the western sector, we generally refer to the Ladakh region. When you talk about the central sector or the middle sector, we generally talk about Uttarakhand and Himachal Pradesh. And when we talk of the eastern sector, it's the Arunachal Pradesh, popularly referred to as the McMahon line. So you have the McMahon line, you have the central sector, what is popularly called as the Barahoti, and then you have the Ladakh, this thing which आपने बड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश की कि कौन से रेंजेस कहाँ हैं और कैसा. Now, first and foremost, is very important. For years on, generally, when we talk of the dispute with China, invariably one always referred to as the McMahon line, and it was only confined as if there was nothing else but the McMahon line. McMahon lines come much later in 1914. But where did the real dispute start? Start with the 1846. Now, why did we take the year as 1846? Because 1846 meant that is the year in which the state of Jammu and Kashmir was formed. And when Gulab Singh became the Maharaja of Jammu and Kashmir, that's where the whole thing starts off. Because Britishers then thought that it is time that we actually negotiated for something so that they knew, because Gulab Singh by nature was, you could call it an expansionist. What had actually happened was 1839,
when Maharaja Ranjit Singh died. Before that, in 1810, he had taken Jammu, and by 1819, he had taken Kashmir. And it is before this when Gulab Singh joined at the time of this thing, and for his the way he sort of showed his skill as a good soldier, Gulab Singh became what they call as the Jagir he got of Jammu. And after the Jagir of Jammu, which he gets around 1820 ke aaspaas, and then in 1846, he is made the Maharaja. Remember one thing, 1839, Maharaja Ranjit Singh dies. 1846, the kingdom is formed. And when this kingdom is formed, the first Anglo-Sikh war जो होता है जिसमें the Sikhs lose and that is where Gulab Singh is then given by the Britishers this thing. And before that is very interesting is Zorawar, who's supposedly a very fantastic soldier and a person under Gulab Singh who captures Pakistan, who captures Ladakh, and who in 1836 के आसपास when he's going towards Tibet and he's almost reached Mansarovar and anticlimax takes place, and that's where he's surrounded by the Tibetans and he loses his life. And fearing that is the Tibetans then retaliate, and surprisingly it is Tibetans come up to Ladakh but lose a battle again to Gulab Singh in between, and thereafter they go in for what is called as the 1842 Treaty of Chushul. Now this 1842 Treaty of Chushul jo hai, it is with a view for it's more of a peace and tranquility. The Tibetans wanting to have peace with Gulab Singh's this thing force, and because of having taken Ladakh, having taken Pakistan, and having gone up to Tibet, the British jo hai, they fear that this man has to be sort of controlled, and if this man is to be controlled, we must have a treaty with the Tibetans, and the Tibetans, the Britishers knew, were suzerain to the Chinese. This was accepted by them in way back in 1846 that the Chinese have. Now, yahan par bhi, again, it's very interesting why I'm telling you this story, sir, is that the Chinese at this point of time were not as strong as it is perceived. And the Russians were reasonably very strong and were presumably feeling, the British always feared that Russians जो हैं वो नीचे उतरेंगे और अगर आ गए तो उनको दिक्कत होगी. And that was one reason why the Britishers created the state of Jammu and Kashmir virtually as a buffer before Afghanistan, so that the Russians have to tackle Afghanistan, then they have to tackle Jammu Kashmir, then they will tackle India. And so therefore there is enough buffer. And at this point of time, even the Maharaja of Jammu and Kashmir had an inclination towards the Russians. So there is a little fear with the Britishers also that the Jammu and Kashmir ke jo Maharaja hai, he is also leaning on or has a soft corner for the Russians, and he is wanting to protect. The Chinese are weak, the Russians are very strong, the Britishers are there, so they feel that the best part is to make Chinese as a buffer between the Russians and the Indians. And therefore, this treaty, what they call it, is the Treaty of Chushul and then the Treaty of Amritsar. Now, this Treaty of Amritsar, which is 1846, actually gives Maharaja Gulab Singh the complete kingdom, but he becomes suzerain to the British. That means he got not overall powers. He's a Maharaja of Jammu and Kashmir, no doubt, but he will remain under this thing. And they write to the Chinese that, look, we have today control of Gulab Singh. We know we can tackle with him. We would much like you to be able to tell us as to where are these. Asia mein, at that point of time, the boundaries were not as, sacrosanct. People were free to move around, going from one area to the other area, grazing grounds, take the cattle, more of this thing, going from taking the trade of jade, salt, wool across to Central Asia, come back from Central Asia. So all this was going on. And at this point of time, the Chinese had also got fearing that the Russians might also be able to do this. The Russians had taken control of the area of Xinjiang. And in Xinjiang, there was a person called as what we call today Daulat Beg Oldie. His thing was with Yaqub. Absolutely right, sir. Yaqub. Now, Yaqub was in charge of the Kashgar region. When he took over the Kashgar region, there's a fear which was coming in because he was closer to the Russians. The Chinese were fearing कि कुछ हो जाएगा. But finally, the Chinese take Kashgar, and that is why it is called as Xinjiang, a new province.
This time, very interesting again, that the Russians are seen closer to Yakub and he's seen in Aksai Chin. And because he's seen in Aksai Chin at this point of time, the Chinese start fearing it. But the British had a treaty with the Russians called the St. Petersburg Treaty, in which the Russians will not interfere into Tibet. The Russians can interfere into Xinjiang. So Aksai Chin was shown as part of Tibet and not Xinjiang. And so this kind of a jiggery pokery which was going on at that point of time allowed little bit of freedom, or we could say that the Chinese, you could carry on being there because the Britishers wanted them, because they were not strong. The Russians feared it. The Russians feared the British. The British feared the Russians. And therefore, the state of Jammu and Kashmir, or the Maharaja of Jammu and Kashmir, they didn't know where their boundary extended. So that fort of Shahudullah, which was over there, they extended. Not many years did they live over there, but it was in a flux. However, the Treaty of Chushul, the Treaty of Amritsar, all of it, 1846, and as I said, from 1846 till 1949, all this was in a flux. Very important at this point of time. The Chinese also, what they call as a century of humiliation. And this is the part where the century of humiliation with the Qing dynasty. The Qing, जो चीनी उस वक्त थे, वो मंचूरियन थे, वो हान नए हैं, and they have continued till 1912. Now, when they were there till 1912, at this point of time, you find that the Chinese are losing a little bit of their, 1904, there's a young husband. Now, that young husband, which we went right up to that Captain Young husband went up to Tibet over there, the Chinese got a shock as to there is likely to put the Britishers wanting to take control of Tibet, and the British were very clear, they told, but the Chinese were now at lowering. Same time, very interesting, 1842, the Britishers have occupied Hong Kong. Now you find that the Britishers are occupying Hong Kong. There is the Chinese, the Manchurian dynasty is on the downfall. At this point of time, now the nationalists are looking out. Now these nationalists are none but Sun Yat-sen. Now Sun Yat-sen is who is supposedly who's a revolutionary leader, of whom Mao is a student. And now Mao looks at Sun Yat-sen as a teacher. Sun Yat-sen takes over in 1912 and takes control. This Qing dynasty, which were controlled by the Manchurians, have been thrown out. And at this point of time, you find that we are nearing the First World War. The First World War is coming. The Britishers are seen at a strong position. The Chinese, what Jan Shankar was trying to say about the position of strength, that the Chinese realized that all the treaties, the Treaty of Peking, that all the various treaties that have been signed at this point of time are from a position of weakness. So they were losing. They lost to the Russians in Central Asia. They lost to the British in Hong Kong. They were losing all over. And now they were fearing that they should not go in for any treaty. In this particular time, when Curzon, Harding, they were looking at is to be able to sign primarily to prevent Gulab Singh from extending his empire, because the Treaty of Amritsar hai, that restricted the Gulab Singh from expanding his empire. His empire is what it is, and should he wish to expand, he has to take the British consent. Britishers were not wanting to give him consent because Britishers thought unnecessarily they'll end up fighting with the Chinese or end up fighting with the Russians or unnecessarily get into a wrong books with the Tibetans, when all of that things are moving on well. Here where the Second World War is about to come in, the Chinese nationalists have taken over, the Qing dynasty is gone, comes McMahon. McMahon, 1914, comes the man who had been very instrumental in the Durand Line. He was then a captain who had helped in the establishment of the Durand Line, 1893. Now we are in 1914 when the Simla Agreement they accept, and Yuan Chen, who is a representative of China, who comes as part of it, but he initials but does not, ratify. They are not wanting to do it. The Chinese at this point of time have had on when we're talking about the McMahon Line, we're talking about the Eastern. Around the Western front, very interesting incidents are taking place. You have the Johnson Line, you have the Johnson-Ardga Line, you have the McCartney-McDonald Line. So there was a dispute which was going on even amongst the British, that this entire area, which is so vast and one does not know what to do with it, and to young husband, the Chinese had said
that Karakoram Pass is the place from where everything will originate, and they still date a pillar, and that is called the Petrol Point 1. That pillar is there at Karakoram Pass. Now, Karakoram Pass, Johnson said that, look, we must extend under the Gulab Singh's distinct utilized subsequently. He said, if we have to actually look at the whole thing, we must have Aksai Chin as part of the Kashmir Empire. If they have to do as part of the Kashmir Empire. Now, Johnson, having said so much, got extended, that the British said that, well, you have probably gone too far and it might become very difficult to control it. So come Ardga. Now, General Ardga is the director of military intelligence. Now, he said, look, whatever it be so, let's have the entire of that Aksai Chin as part of us, which will help us. Otherwise, subsequently, we'll find it very difficult. So the Johnson-Ardga line was decided. And around 1863, all the atlases started showing Aksai Chin as part of India. Now, this is where that is very important. And subsequently, with the Maharaja employed and made Johnson the governor of Ladakh. Now, when he was part of the Survey of India, and he was made the governor of Ladakh with Aksai Chin as part of Jammu and Kashmir. Subsequently, by 1899, comes the Macartney-MacDonald line. Now, Macartney-MacDonald came as a compromise that 50% of the Aksai Chin will be with the British, and 50% of the Aksai Chin like the Changchenmo. संजय 1 मिनट, एक मिनट, मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ, जो संजय साहब बताएं, ये जो कुनलुन रेंज लिखा हुआ है, वो जो काला लाइन है, वो जॉनसन लाइन है. बीच में जो ग्रीन लाइन है, वो मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन है, राइट. और जो ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस मानता था, वो और भी पीछे है, राइट. तो मैं सिर्फ ये आपको कनेक्ट कर रहा हूं जो संजय साहब बोल रहे हैं. या संजय, प्लीज कैरी ऑन. सॉरी सर. No, जैसे अभी जयशंकर ने बताया, he told you on the map which is the Johnson line, which is the Macartney-MacDonald line, और आज भी इन भारत जो है वो जॉनसन लाइन के ऊपर निर्भरता है, बिकॉज उनके भी नक्शों में, चीन के भी नक्शों में जॉनसन लाइन को ही दिखाया जाता था, और हमारे इसमें भी जॉनसन लाइन को दिखाया जाता था, जिससे पूरा अक्साई चीन जो है वो भारत का भाग था. लेकिन 1899 में मैकार्टनी-मैकडोनाल्ड लाइन जो है, जिसके बारे में आधा अक्साई चीन चीन की तरफ और आधा अक्साई चीन जिनमें चांगचेनमो हुआ और ये पूरा जो प्लेन्स हुए, वो भारत में दिखाते हैं और आधा चीन में दिखाते हैं. और ये G219, that road which is going along from Aksai Chin to Xinjiang, connecting Tibet to Xinjiang, is actually passing through that area which Macartney-MacDonald line had given it to China. So this is where the whole story lies. That's the yellow road. Sanjay, that's the yellow road. Yellow line जो green line और outer Kunlun range के बीच में जो line है, वो है Xinjiang road. Yes, sir. You're absolutely right. That yellow line, what you are referring to, is the one which is the G219, which is carrying on and extended from Tibet, and it goes right up to Xinjiang, connecting it. Now, of course, they consider it as part of Xinjiang and not part of Tibet. But however, as I said, with the Russians at that point of time, there was an understanding that they would not interfere into Tibet, and therefore Aksai Chin was shown as part of Tibet, and therefore the Russians did not intervene into Tibet. But all these Yaku, Daulat Beg Oldi, all these particular things, अभी भी जब जयशंकर और जब भी हम लोगों ने उधर पेट्रोलिंग किया, आज भी हम लोग देखेंगे उधर कई तरह के स्कल्स मिल जाएंगे, कई स्केलेटन्स मिलेंगे, कई ऐसे जगह मिलेंगे, because that was the only trade route that was possible to go to and connect with Central Asia through the Xinjiang province, जिसे काशगर बोलते हैं. और आज जो काशगर है वो वहां से सीधा आता है पास खुंजरा पास, और खुंजरा पास से आता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो सीधा काराकोरम हाईवे से होते हुए ग्वादार में जाता है. Yes, sir. You were saying go little faster, we'll be running out of time otherwise. Okay. Now ये तो हुआ. अब उसके बाद जो हम लोग आए, अगर मैकमोहन लाइन के साथ, तो वेस्टर्न सेक्टर में जैसे जयशंकर बता रहे थे, नथिंग इज डिलिनेटेड, नथिंग इज डिमार्केटेड, एंड दैट इज वेयर द रियल डिस्प्यूट. बट on the eastern front, जो जयशंकर दिखा रहे, the McMahon line is delineated and demarcated, चाहे वो 1 inch का equal to 8 miles हो,
लेकिन इट वाज डिमार्केटेड और वो डिमार्केशन वाज अंडरस्टैंडेबल एंड इट वाज एक्सेप्टेड, दो चाइनीज जो है वो उसको मानने को तैयार नहीं थे। क्यों? जबकि वही लाइन चाइनीज ने बर्मा के साथ माना और उसके साथ उन्होंने बॉर्डर नेगोशिएशन किया। अब भारत और भूटान ही ऐसे दो देश हैं जिनका चीन के साथ अभी तक बॉर्डर डिस्प्यूट सुलझा नहीं है। 14 देश है जो कि जिसके साथ हम लोगों का चीन का बाउंड्री लगता है, उसमें से दो देश ऐसे हैं, भारत और भूटान, जिसके साथ चीन ने अभी तक कोई समझौता नहीं किया। Otherwise, if you take the maritime also into consideration, that 27 countries by which everybody has taken part. No, ये जो नक्शा हम लोग देख रहे हैं, now this is again very interesting, जो डोकलाम प्लाटो वाला है, जहाँ पे जयशंकर has himself been request जयशंकर to take on from here. राइट, देखिए अगर आप देखेंगे तो ये जो बाएं देख रहे हो भूटान के वेस्ट में, ये चुम्बी वैली बोलते हैं। राइट, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि चाइना और भूटान के साथ जो बाउंड्री है वो डेलिनेटेड नहीं है, ना माना हुआ है, पर सिक्किम और तिब्बत के साथ जो पहले बाउंड्री था वो डिलिनेटेड है। राइट, और जब तिब्बत चाइना का बन गया और सिक्किम इंडिया का बन गया, एक्चुअली ये जो बाउंड्री है इंडिया तिब्बत बाउंड्री या इंडिया चाइना बाउंड्री अलोंग सिक्किम इज अ डिलिनेटेड बाउंड्री। राइट, उसको आज मानते हैं नहीं, वो अलग बात है, बट दैट इज अ थिंग। पर जो भूटान के साथ है वो बाउंड्री जो है ना वो डिलिनेटेड नहीं है। वो चाहते हैं कि ये डोकलाम का इलाका जो छोटा सा पीला ऑरेंज कलर में है वो उनको चाहिए। राइट, चाइना का दो और है ऊपर, जाकरलुंग और पासमलुंग, जहां वो आके बैठ गए हैं और वो चाहते हैं कि वो चीन का ये है कि भाई आप हमें डोकलाम दे दो और हम आपको ये दे देंगे, क्या बोलते हो, जाकरलुंग और पासमलुंग वापस दे देते हैं। पर डोकलाम का प्रॉब्लम तो आप सबको पता है, अगर डोकलाम हो गया तो चुम्बी वैली बड़ा हो जाएगा, चुम्बी वैली बड़ा हो जाएगा तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर आंच आएगा। और क्यों आंच आएगा? क्योंकि अगर जगह वहां पड़ गया तो वहां ज्यादा फौज लेके आ सकते हैं और फिर डायरेक्ट थ्रेट हो जाता है। राइट, सो ये है। एक और पॉइंट मैं जो बताना चाहता हूँ, ये मैकमोहन लाइन जो है, ये मैकमोहन लाइन जैसे संजय कुलकर्णी साहब ने बताया कि इट इज वन ऑफ द फ्यू लाइंस व्हिच इज एक्चुअली मार्क्ड ऑन ग्राउंड उन दिनों में। एक सिर्फ एक छोटा सा जगह है, ये जो तागला और नामकाचू के इलाके में, जो हुआ नहीं, और वहीं 62 में प्रॉब्लम हुआ था। राइट, बाकी जगह पूरा अगर आप देखोगे, द मैकमोहन लाइन इज लार्जली बेस्ड ऑन द वाटरशेड। वाटरशेड का मतलब क्या है? अगर आप पानी एक बूंद उस चोटी पे डालते हो, या पानी उधर जाएगा इधर जाएगा, ठीक है, जो जो एज क्रेस्ट लाइन है जहां पानी उधर जाता है और इधर जाता है, वो है वाटरशेड। और तकरीबन मैकमोहन लाइन एक वाटरशेड प्रिंसिपल फॉलो करता है। उसी इलाका जो नामकाचू दिया है उसके वेस्ट और भूटान ट्राई जंक्शन तक, थोड़ा उसमें क्लियर नहीं है कि ये तागला रिज के ऊपर जाता है या हतुंगला रिज के ऊपर जाता है। क्या आपको उतना मैं डिटेल में यहाँ बता नहीं सकता हूँ। तागला रिज और हतुंगला रिज दो पैरेलल लाइन है। राइट, वो मानते हैं हतुंगला रिज के ऊपर है, हम मानते हैं तागला रिज के ऊपर। इस यही वाद विवाद और 1962 में प्रॉब्लम हुआ, और इसी बेसिस के ऊपर अब एलएसी गार्ड करते हैं। एक और बात आप सबको बताना चाहता हूं, 2003 तक साउथ भूटान का जिक्र नहीं था कहीं चाइना वालों के पास। 2003 तक वो मानते थे कि जो भी मैकमोहन लाइन का साउथ में है वो तकरीबन इंडिया का है। पर 2003 के बाद ये चीनियों ने बहुत चालाकी के साथ साउथ तिब्बत का नाम इस्तेमाल में लेके आए, और जैसे ये साउथ तिब्बत का नाम इस्तेमाल में लेके आए, उसको उन्होंने, साउथ तिब्बत क्या जगह है, वो पूरा अरुणाचल प्रदेश, और वो इसीलिए वो पूरा अरुणाचल प्रदेश को बोलते हैं हमारा है, और एलएसी को वो बोलते हैं सिर्फ 2000 किलोमीटर है, क्योंकि ये जो मैकमोहन लाइन को वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। उनके मुताबिक एलएसी जो है, आपको वापस एक बड़ा वो इस मैप में ले जाता हूँ, उनके मुताबिक एलएसी जो है वो सेंट्रल सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर में है। ईस्टर्न सेक्टर में एलएसी है ही नहीं। एलएसी क्यों नहीं है वहां? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश उनका है, उनका मानना है। तो वो ये है इनका गतिविधियां, जिसके बारे में आपको सबको पता होना चाहिए। नाउ संजय, आप
हमने और अगर आप कुछ और बताना चाहते हो तो बताइए, या आगे आप पूरा कहानी को आगे ले जाइए आज। ना ओवर टू यू। जैसे जयशंकर बता रहे थे कि ये जो एरिया है मैकमोहन लाइन का, वहां पे जो इंसिडेंट हुआ 1986 में, कॉल्ड द वांगडुंग इंसिडेंट, सुंदरोंगचू वाला जो इंसिडेंट हुआ, जैसे वो बता रहे थे कि थागला रिज जो है, जब आप अगर खड़े होंगे तो आपको सामने बिल्कुल थागला रिज नजर आएगा। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैकमोहन लाइन जब डिलीनिएट हुआ तो पेन का जो निब है वो थोड़ा चौड़ा था, और उस निब के कारण जहाँ पे 1 इंच 8 मील को दिखाता था, दर्शाने कोशिश, इस तरह के आज जैसे जीपीएस है, नक्शे हैं, वो तो होते नहीं थे। तो उसमें 1986 में चीन ने फायदा उठाने की कोशिश की। सुंदरोंगचू, जो जहाँ पे हम लोग खड़े रहते थे, एक पोस्ट होता था जिसके ऊपर मैं खड़ा होता था, वो बोलते थे तगड़ा रहो, और उस तगड़ा रहो पोस्ट के ऊपर खड़ा रहने से नीचे सुंदरोंगचू होता था। और ये जो है ये थागला के सदर्न साइड हमारी तरफ है। जैसे जनशंकर बता रहे थे, मैकमोहन लाइन बिल्कुल साफ थागला रिज के साथ साथ जाती है, और हमारे ही वेस्ट में हतुंगा, तो उससे पहले बुमला, उसके बाद हतुंगा, और वहां से न्यामजांग चू जो है, सुंदरोंग चू, न्यामजांग चू, ये दोनों जो नदियां हैं वहां पे मिलती हैं। और यही कारण है कि 86-87 वाला जो डिस्प्यूट हुआ, जिसमें एक्सरसाइज चेकर बोर्ड हुआ, जिसमें जनरल सुंदर जी ने पूरा डिप्लॉयमेंट किया, और चीन सच में लगा चीन को कि भारत जो है ऐसे कुछ कर सकता है जिससे चीन की बेइज्जती हो जाएगी। क्योंकि 62 के बाद 1967 सिक्किम में भी जिस प्रकार से भारत ने स्टैंड लिया सिक्किम में, उसके बाद भी चीन को झटका लगा। और अब उसके बाद अब 19 और यही कारण था कि जब, क्योंकि राजीव गांधी जब चीन में गए, आप देखिएगा 86 ये हुआ, 87 में अरुणाचल प्रदेश हम लोगों ने, जो पहले नेपा बोलते थे, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हमने स्थापित किया। और उसके बाद 1988 में देंग जियाओपिंग ने फिर राजीव गांधी को बुला करके एक तरीके से मैं कहूंगा दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन याद रखना, देंग जियाओपिंग वही आदमी है जिन्होंने 1950 में तिब्बत को के ऊपर हमला किया, और डेंग जियाओपिंग ही है जिन्होंने पूरा तिब्बत को चीन में जाके मिलाया। और वही आदमी जब 1988 में माओ से तुंग के देहांत के बाद जब वो प्रेसिडेंट बने, उन्होंने फिर राजीव गांधी को बुलाया। Well, unfortunately, he was assassinated, and then the whole thing was carried forward by PV Narasimha Rao as the Prime Minister. और जो भी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट्स हैं, बॉर्डर एंड पीस के एग्रीमेंट्स हैं, ये सब उसके बाद शुरुआत होते हैं। एलएसी होते हैं, एलओसी के बाद पेट्रोल पॉइंट्स आते हैं। पेट्रोल पॉइंट्स का मकसद है कि ये जितना एलएसी है, दोनों देश अपने अपने इलाके में जाकर के, जो नॉट नेसेसरली अलोंग द एलएसी, थोड़ा सा एलएसी की इज्जत है, और वहां पे जाकर के अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं। अभी सुनने में आया था कि 65 पेट्रोलिंग पॉइंट बिटवीन काराकोरम एंड चूमा। सम ऑफ देम द चाइनीज डू ट्राई एंड ऑब्स्ट्रक्ट दिस थिंग, पर उनके कब्जे में नहीं है, but they do try and obstruct। और जैसे गलवान हुआ, और उसके बाद हॉट स्प्रिंग हुआ, गोगरा हुआ, कुंका हुआ। तो ये जो इंसिडेंट्स लगातार वेस्टर्न सेक्टर में होते आए हैं पेट्रोलिंग पॉइंट्स को लेकर के, बट वी हैड अ फैंटास्टिक मैकेनिज्म ऑफ द बैनर ड्रिल, ऑफ प्रिवेंटिंग एनी दिस थिंग। लेकिन गलवान के बाद जिस प्रकार से चीन ने धोखा किया और पीठ पीछे छुरा घोपा, और जिस तरीके से चीन का जो व्यवहार है, 93 के एग्रीमेंट, 96, 2005, 2013, सब एग्रीमेंट्स को उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया। और आज जो स्थिति है, ये हम और चीन जो है लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो बातचीत से कुछ उभरेगा नहीं, क्योंकि चीन जो है इस तरह की समस्या नहीं चाहता है। वो यही चाहता है कि भारत के ऊपर वो दबाव बनाए रखे, जिससे कि भारत हमेशा हर ये है कि प्रगति ना कर पाए इकोनॉमिकली, वी शुड नॉट प्रोग्रेस, so that in any kind of thing the competition to China is only from India। और यही कारण है कि जो चीन है भारत के साथ कभी भी अपने जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व नहीं करेगा, दबाव बनाए रखेगा। और धीरे धीरे करके इतने सालों से चीन ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया बना लिया है। G219 जो हाईवे, जो अक्सर चीन में हम बात करते हैं 1956-57 की, इट्स अ ब्यूटीफुल हाईवे टुडे, ब्लैक टॉप फैंटास्टिक हाईवे, अनबिलीवेबल हाईवे। इतना बढ़िया चीन ने उधर बना लिया है। चीन ने रेलवे बना लिए, लाइन लेकर के आए हैं। चीन ने बढ़िया बढ़िया एयरपोर्ट बनाए हैं, उनके पूरे डिविजन हुए हैं, उनका वेस्टर्न थिएटर कंप्लीट हो गया। तो चीन ने भारत को बातचीत में लगा करके धीरे धीरे करके अपना जो है प्रोग्रेस, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना मिलिट्री का जिस अपनी जो शक्ति प्रदर्शन करने की जो काबिलियत है वो चीन ने बढ़ा ली। भारत ने पिछले 10 सालों में काफी कुछ बनाया है।
जैसे डीबीओ शोक रोड है वो बनाने की कोशिश की, सब जगह इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, सब जगह रहने का बंदोबस्त है, लॉजिस्टिक्स में फायदा हुआ है, तो दोनों तरफ से हुआ है। तो ये कहना कि हम बराबर है चीन के लॉजिस्टिक्स में, नहीं, उन्होंने बहुत आगे चीन, और यही कारण है कि दोनों देश जो है, चीन चाहता है फ्रीज फ्रीज यानी कि भारत वहीं रहे जहां पे है, हम भी वहीं रहेंगे, पर उन्होंने इतने सालों में, इतने दशकों में अपने आप को उस मकाम पर जा पहुंचाया है कि भारत पिछले 10 साल में अब कोशिश करेगा, ट्राइंग टू कैच अप, और उस कैचअप पे थोड़ा वक्त लगेगा। चीन नहीं चाहता है कि भारत कैचअप करे, क्योंकि भारत के जो सैनिक हैं वो एक तरीके से, क्योंकि इतने दुर्गम इलाके में रह करके, दे आर एब्सोल्युटली फुली एक्लिमेटाइज्ड, fully capable, fully logistically sustainable with modern equipment. We have also got the latest of aircraft, and simultaneously अब अगर हम देखें मैरीटाइम फ्रंट के ऊपर भी धीरे धीरे करके, जिस तरीके से हमारा यूएस के साथ है, जापान के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, यूके, जर्मनी, फ्रांस, सबके साथ ये है, तो उसको देखते हुए, क्वाड के खासकर को देखते हुए, चीन जो है नहीं चाहता है कि भारत अमेरिका के साथ रहे, चीन नहीं चाहता है भारत प्रगति करे, चीन नहीं चाहता है कि जो दोनों दोनों देशों के बीच में जो मन मुटाव है बाउंड्री को लेके, वो सुलझा जाए। भारत चाहता है कि जब तक ये मसला सुलझेगा नहीं, हम लोग चीन के साथ आगे बातचीत ट्रेड के ऊपर या किसी के ऊपर बातचीत नहीं करेंगे। या राइट, या सो are we set to take on questions? Yes sir. Right. Thank you. इससे पहले कि आप हम सबसे सवाल लें, मैं बताना चाहता हूं आगे जो कासा डायलॉग्स में अगला कासा डायलॉग होगा ऑन आउटसोर्सिंग वॉर, जिस तरीके से आउटसोर्स हो रहा है यूक्रेन में, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने भी आउटसोर्सिंग किया एलईटी वगैरह के साथ, इसके बारे में मैं बात करूंगा जनरल दुष्यंत साहब से इस फ्राइडे को। और उसके बाद अगला मंडे हम इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे जनरल अनिल आहूजा से, राइट। और इसीलिए मैं बताता हूं सबको, कृपया सब्सक्राइब कीजिए गनर शॉट को, क्योंकि जितने भी ये सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, और वी आर टॉकिंग विद पीपल हु हैव लिव्ड देयर एंड हु हैव एक्चुअली डन ऑल दिस। ये नहीं कि कहीं सुनी बात है, इससे बढ़िया आपको अथॉरिटी कोई नहीं मिलेगा। और जो आज जिन कुलकर्णी ने बताया, एक्चुअली फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस आपको बताया है। He has served, like I said, in the east, he served in the central sector, and he served in the northern sector, eastern sector also, and so have I. So I mean, from now on, for the next 10-15 minutes, we'll take on all the questions. I see some questions, I'll go from the top, and then we can take them on one by one. Right. Badrakali says, is LAC actual control or something else? Are we really controlling up to line which we claim to be LAC? Yeah, Sanjay, I think you can, that's an easy one. Definitely. Line of actual control, जैसे मैंने बताया, चीन की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी, when you say LAC, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक हमारा आज की तारीख में, though it's a notional thing, we go, it is not delineated or demarcated, but yes, it is understood geographically on ground. चाहे हम वहां पे जाके बुर्जी बनाए, पत्थर रखे, जैसे भी है, मालूम है, तो yes, we have control up to the LAC, जो हमारा इलाका है, और उन्हीं इलाके के साथ साथ ये शब्द इस्तेमाल करते हैं पेट्रोलिंग पॉइंट्स, and these patrolling points are there. As I said, Karakoram Pass is patrolling point number 1, and similarly we have Galwan patrolling point 14, we have Hot Spring 15, and we carry on till 65. इस तरह के पेट्रोल पॉइंट्स which go right up to Chumar, Depsang, and entire area, हम लोग अपने पेट्रोल पॉइंट्स तक आज भी पेट्रोलिंग करते हैं। Right. Yeah. So that clarifies the whole situation. Vijay Kumar says, Lieutenant General Sanjay sir, I consider you as a flag bearer and face of Siachen Glacier of Megdot. I have always listened to you in every forum you interviewed. Thank you for your service to the nation. Yeah, I think that's a right thing which you said. Okay. Ask General sir, please explain what is comprehensive national power. I think this is, Anand has been asking this for a long time. Sanjay, he deserves an answer. कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर जो है, इसमें डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, योर रिसोर्सेज, ऑल ऑफ इट कंबाइंड मेक्स योर कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ आदमी नहीं,
अब जैसे whether it is your will, political will, whether you have the resources, do you have the mineral, do you have wherewithal to fight, do you have the technology to be able to go ahead. अब जैसे आप देखिएगा कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, इफ आई जस्ट गिव यू एज एन एग्जांपल, यूक्रेन और रूस की जो लड़ाई है, सबने सोचा एक हफ्ते तक चलेगी या 10 दिन में खत्म हो जाएगी, आज 1 साल के ऊपर हो गया है, यू स्टिल फाइंड देम फाइटिंग until unless, which country can you think will be able to fight for so long with almost 20,000 shells being fired by Russians or Ukrainians every day? अगर इस तरह के capability है, so you realize it that they have tremendous amount of resilience to be able to fight a war which they thought, or the world thought, for 10 days, it could carry on for 340 days and still longer. So a comprehensive national power means a sum of everything. Certain percentage, military could be 15%, diplomatic maybe another 10%. You could have your own natural resources leading to another 15%. You have your technology which could lead to 20%. So all this slowly and steadily adds up to making a comprehensive national power. So when we talk of the comprehensive national power, it's comprehensive कि देश में कितनी काबिलियत है और कितनी हिम्मत है अपने आप को दिखाने की, दर्शाने की, और क्या वो देश वो इस्तेमाल कर सकता है. और आज की तारीख में वी आर डेफिनेटली कैचिंग अप. ये कहना कि हमारा कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर और चीन का बराबर है, बराबर नहीं. चीन थोड़ा जरूर आगे है, बिकॉज चीन एक ऑटोक्रेटिक देश होने के कारण पिछले 30 सालों से लगातार 10% ग्रोथ पे चल रहा है, और आज की तारीख में उसमें गरीबी रेखा के नीचे कोई है ही नहीं. सारे के सारे उन्होंने गरीबी रेखा से ऊपर लेकर के अपने 1.4 बिलियन पॉपुलेशन को उसने तकरीबन संभाला. हम लोग वी आर ऑल कैचिंग अप. तो ऐसे अपने में भी वो हिम्मत है, वो ताकत है, वो शक्ति है कि दूसरा देश अपने ऊपर गलत निगाह से नहीं देख सकता. वी हैव द एबिलिटी टू डिटर any of these kind of things, and all that is only possible because of the comprehensive national power. और यही कारण है कि भारत को आज की तारीख में स्विंग स्टेट कहते हैं. स्विंग स्टेट यानी कि पूरा ओवरऑल जब देखते हैं भारत की छवि, भारत की स्थिति, भारत का स्थिति, ये तकरीबन भारत में आज की तारीख में 8 से 10% वर्ल्ड का जीडीपी की हिम्मत है, जो इट कैन स्विंग विच एवर वे इट इज. और हर कोई अब चाहता है कि भारत हमारा दोस्त बने. या राइट मैं इस कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर के बारे में कुछ और बताना चाहता हूँ जो उन्होंने बताया. देखिए, एक देश का जो शक्ति है, अंदरूनी शक्ति, वो है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर. जो शक्ति वो बाहर लेके आ सकता है कठिनाई के वक्त. ठीक है, उस शक्ति के साथ वो कोई भी मुकाबला सामना कर सकता है. मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूँ. आज के दिन रशिया का कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर क्यों बहुत है? वो इसलिए बहुत है कि उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके बाद फूड ग्रेन सरप्लस है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, सब कुछ एक्सपोर्ट करता है, उसके पास एनर्जी है और रिसोर्सेस है एक्सपोर्ट करने के लिए. इसीलिए उसका कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर बहुत ऊंचा है. आप चीन को देखो तो चीन का कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर इज बेस्ड ऑन देयर पॉलिटिकल पावर, दे बेस्ड ऑन देयर इकोनॉमिक पावर, बेस्ड ऑन देयर मिलिट्री पावर. पर चीन के कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में कुछ खड्डे भी हैं, बहुत खड्डे हैं. वो अभी आजकल उभर के आ रहे हैं. वो कौन से हैं? वो एक है फूड इनसिक्योरिटी. उनके पास उतना खाने का सामग्री नहीं है जो उनको देश के लिए चाहिए. दे आर रिसोर्स इनसिक्योर, उनके पास रिसोर्सेस नहीं है. राइट. तीसरा, उनका सबसे बड़ा कमजोरी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में जो कमजोरी चीन का है वो है उनका आबादी घट रहा है. जैसे उनका आबादी घटेगा आगे जाकर उनका अर्थव्यवस्था भी डूबेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है. अगर आप सुनते हो कि चीन का नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर कुछ ज्यादा ही है, ये गलत फहमी है. अगर कुछ लोग सोचते हैं कि इंडिया का कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर चीन के मुकाबले कम है, ये भी गलत है. क्यों? ये समझना चाहिए सबको. हमारा अर्थव्यवस्था हालांकि कम है, पर हमारा आबादी जो है बढ़ रहा है, हमारा वर्कफोर्स बढ़ रहा है, और हमारा फौज जो है बहुत एक्सपीरियंस्ड फौज है. आज तक 62 के युद्ध के अलावा और किसी युद्ध में हारे नहीं हम. चाइना ने एक 62 के युद्ध के अलावा सब युद्ध हार गए. देखिए फर्क है इसमें. हमारा देश है फूड सरप्लस, हम एक्सपोर्ट करते हैं. ठीक है, कभी भी अगर लंबा हद से तक लड़ाई हो गया तो हम झेल सकते हैं उसको. एनर्जी हम सिक्योर इसीलिए है, हम एनर्जी है ही नहीं, पर हमारा जो एनर्जी का लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है सिक्योर है. उसको कोई गल्फ के साथ यहाँ तक सीधा लाइन है, उसको कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता. हमारा एनर्जी सिक्योरिटी उसमें है.
चाइना का एनर्जी सिक्योरिटी जो मलक्का स्ट्रेट के साथ जा सकता है, कभी भी इंटरफेयर हो सकता है। तो जब आप कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर के बारे में बात करेंगे तो चारों ओर देख के, चारों दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा, सिर्फ चाइना के दृष्टिकोण से मत देखिए। ये हम आम गलत करते हैं चाइना के साथ तुलना में जब हम बात करते हैं तो। ठीक है, ओके, राइट। एक ये भद्रकाली साहब, उन्होंने 4-5 कमेंट लिया, लद्दाख इज ट्रांस इन हिमालयस, फार फार अवे फ्रॉम हिमालयस। आई टेक इट ऑन संजय। मैं ओके। आपको बताना चाहता हूं, आपने बहुत कुछ लिखा है, मेरे ख्याल में आपने कुछ पढ़ा होगा, कुछ सोचा होगा, कुछ सुना होगा, और आप कमेंट दिए जा रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम दोनों जो हैं इसके बुरे में काफी रिसर्च कर चुके हैं। हमें एग्जैक्टली पता है कि ट्रांस हिमालयस कहाँ है। हिमालयस जोजिला पास के ऊपर चलता है। लद्दाख रेंज कहाँ है, जंस्कार रेंज कहाँ है, कैलाश रेंज कहाँ है, और यहाँ तक त्रिशूल जो कैलाश पर्वत का कहाँ है, सब कुछ वो इसीलिए हम जानते हैं क्योंकि हम वहां गए हैं, हम अपना पैदल गए हैं उस इलाके तक। ठीक है, और उसी तरीके से मैकमोहन लाइन के ऊपर भी हम गए हुए हैं दोनों, राइट। इनफैक्ट ये तो आप तो ये ब्रिगेड कमांडर थे उसी इलाके में। तो इनको जो जितना जानकारी मैकमोहन लाइन के ऊपर है, मेरे ख्याल में बहुत कम लोग होंगे भारत के अंदर जिनको जानकारी है। अब ये बताना कि मैकमोहन लाइन कभी ऑनलाइन डिलिनिएट नहीं हुआ, सर्वे नहीं हुआ, ये थोड़ा गलत है। हम पहले ही बता चुके हैं, जब डिलिनिएट हुआ था एक मोटा पेन के साथ किया, इसीलिए हमें ये नहीं पता कि लाइन कहाँ जाता है। ठीक है, हमें पता है कि हम क्या बात कर रहे हैं। कृपया आप अपना आलोचना दीजिए, पर थोड़ा सोच समझ के दीजिए। ठीक है, राइट। ओके, राइट। मैं इसीलिए मैं भद्रकाली का जितने ये कमेंट है मैं ले नहीं रहा हूं, क्योंकि उनका अपना राय है और उस राय से हम दोनों सहमत नहीं है, क्योंकि वो, राइट, वी आर वेरी क्लियर व्हाट वी आर स्पीकिंग ऑफ, राइट। ओके, मनवंदर सिंह से, सर कैन चाइना यूज पाक आर्मी पर्सनल फॉर फाइटिंग विद इंडिया एज डूइंग विद तिबेटन सिटीजन? या See what happens, generally, the Chinese will never use Pak army because they themselves would not want to be seen as so weak. But China will continuously use Pakistan because to see to it that economically we are not able to rise and make sure that they fund Pakistan's terrorism and allow Pakistan to use terrorism as an instrument of state policy against India. So पाकिस्तान को जो चीन है इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। और आज की तारीख में क्योंकि CPEC जो है, China Pakistan Economic Corridor, since it runs through Gilgit Baltistan, comes from, as I said, कुंजरा पास से होते हुए काराकोरम हाईवे और CPEC को मिलता हुआ सीधा ग्वादार में जाता है, और चीन अब उस इलाके में घूम रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि चीन पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान अपने आप ही कूद पड़ेंगे लड़ाई में, वो बात अलग है, तो चीन इनको इस्तेमाल करने की नहीं कोशिश करेगा। पाकिस्तान दिखाने की कोशिश कर सकता है कि चीन हमारा जिगरी दोस्त है और सागर से गहरा, हिमालय से ऊंचा और शहद से मीठा ऐसा दोस्त है जिसके लिए वो लड़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान जो है उसकी एक अपनी अलग समस्या है, चीन की अपनी एक अलग समस्या है। और चीन को पाकिस्तान ने 1963 में about 5,000 square kilometers of area adjoining Siachen, which is called the Shaksgam Valley, उसको गिफ्ट किया है। तो पाकिस्तान ने अपना बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल किया चीन के साथ एक इस तरह का दे करके। और आज की तारीख में मेरे को ऐसे लगता है कि चीन पाकिस्तानियों को नहीं इस्तेमाल करेगा, चीन के पास उसके अपने हैं, लेकिन पाकिस्तान को भारत के बरखिलाफ हर हमेशा इस्तेमाल करेगा एज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। Right. Next question, Jai Hind sir. China has excellent infrastructure at the LAC, but will logistics still not be a huge problem for them, or have they overcome that? Can I take it on, Sanjay? Yes, देखिए, no problem. या देखिए, China has made excellent infrastructure at the LAC. There's no doubt, which General Sanjay has himself said, excellent roads, excellent everything. But remember, their logistics have to come over 5 to 6,000 kilometers.
there are there nothing grows in Tibet which can sustain a long war. So in case we have a war with China, तो और थोड़ा अगर वो लंबा खींच जाए तो इनका पूरा लॉजिस्टिक्स बहुत दूर से आना पड़ेगा, और उस इलाका बिल्कुल समतल जमीन है और पूरा खुला जमीन है, उसमें काफी नष्ट होने का प्रॉब्लम है. एज अगेंस्ट दैट, जैसे हम सबको पता है हमारा जो डेवलपमेंट अलोंग द एलएसी उतना अच्छा नहीं है, अभी कैचअप हो रहा है, पर हमारा इस इलाके में लॉजिस्टिकली सस्टेन करना हम पिछले 30 साल से जान चुके हैं. जब जिस दिन जनरल संजय एज अ कैप्टन सेट फुट ऑन द सियाचिन ग्लेशियर, उन दिनों में कोई लॉजिस्टिक्स नहीं था हमारे पास. आजकल हमारा लॉजिस्टिक्स सदी हुई लॉजिस्टिक्स है, वहां से हम हट नहीं सकते, राइट. और चाइना वाले जब 2020 में हमने मोबिलाइज किया और उनके मिरर डिप्लॉयमेंट किया था, राइट, वो चौंक गए कि इंडिया ऐसे कैसे लेके आ सकता है और इतना फौज को कैसे वहां सस्टेन कर सकता है. तो इसमें कोई आप शांति से सो जाइए, हमारा लॉजिस्टिक सिस्टम बहुत सॉलिड है, एक्सपीरियंस्ड है, राइट. ओके. Vishwanath, does general alignment on both sides play a factor in resolution of this issue? Sanjay, you can. What is the question, sir? Does generational alignment, right, on both sides play a factor in resolution of this issue? Generational alignment. How do generations change? As generations change, will their ideas change? Will it resolve the issue in future? See, China is an old civilization, as we all said. Chinese have all along felt, and we also have now accepted that Tibet is part of China, and therefore the Chinese seem to feel that whatever Tibet was holding on must likely be there. But China understand there was a time when even before 1962, a lot of times Zhou Enlai also accepted and was willing to swap the eastern part with the western part. And even subsequently, even Deng Xiaoping, even in his normal talk with Rajiv Gandhi, accepted, they said, a swap that for the eastern settlement of this two, a little bit of compromise if it could be done on the western. And like you, आपने जैसे कहा कि 2003 के बाद that hard line came up, और अब तो वो तो तवांग की भी मांग करते हैं, जबकि तवांग भारत का हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं. ये सब दर्शाता है कि मुझे नहीं लगता है कि चीन जो है कभी भी भारत के साथ सुलझाने की कोशिश करेगा. अब जब हम जनरेशनल कहते हैं, चाहे पुराना जनरेशन हो, आज का जनरेशन हो या आने वाला जनरेशन हो, जहां तक हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, ज्योग्राफिकल फैक्ट्स हैं, आज भारत की जो स्थिति है वो बहुत मजबूत है. और धीरे धीरे करके आज की जो जनरेशन है, दे आर मोर नेशनलिस्ट, और दोनों तरफ, उधर भी और इधर भी, और दोनों तरफ इतने ही नेशनलिस्ट, इतने ही पैट्रियोटिक, इतने ही अपने देशभक्त जो भारत के अंदर है. मुझे नहीं लगता है कि ये मसला इतने आसानी से सुलझेगा. बातचीत से सुलझने वाला नहीं दिखता है. बातचीत विल ओनली गेन टाइम विद द होप ऑफ दैट वी डेवलप. एंड ये जो बातचीत है, ये जो समय है, वी शुड यूज इट टू इम्प्रूव आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, improve our military strength, and to increase the ability to deter the enemy from doing. Because मकसद क्या है? The art of supreme war is what? Is to ensure that you win without a fight. Right? That be so, I think we will be able to do with generational changes, with generational happenings. We will only get stronger day by day, and we must ensure we get stronger. And the desire to be able to put China in its place from a position of strength is what it should be. Whatever it is, I think Indians definitely have an advantage in the world today because, as you rightly said, Jan Shankar, the comprehensive national power of India is rising. Yeah. Yeah. Kishore, thanks a lot for your super sticker. Your question, good evening, sir. What is the current situation in the LAC? China has crossed the LAC or not in current dispute, or it's trying to cross, and our force has stopped it on the LAC because there is a lot of confusion. See, what happens is the Chinese are very much all along the LAC. Now, this LAC as a word, as I initially also said, was coined by the Chinese. So there is no delineation and no demarcation. It is all a question of perception. उस perception में जो है, अब आप देखेंगे कि तकरीबन from the point of view of say 1949, the People's Republic of China was formed.
और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना फॉर्म होने के बाद 1950 में उन्होंने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया। वो बोलते हैं लिबरेशन ऑफ तिब्बत, हम अच्छा तिब्बतियंस बोलते हैं एनेक्सेशन ऑफ तिब्बत। तो जो भी शब्दों का इस्तेमाल करें, लेकिन तिब्बत गवा बैठा और 17 पॉइंट एग्रीमेंट के बाद पूरा तिब्बत मान गया कि वो चीन का ही हिस्सा है। उसके बाद से लेकर के आज तक जिस प्रकार से अबाउट ऑलमोस्ट 40,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया इज इन चाइनीज हैंड। लेकिन अब जो स्थिति है, जो एलएसी का डिमार्केशन हुआ है, उसमें अभी तक कोई नहीं है। आफ्टर द गलवान के बाद जैसे कई गांग्सो में हुआ, सर्टेन एरियाज में हुआ है, वो भी नहीं पेट्रोलिंग कर रहे हैं और हम भी नहीं पेट्रोलिंग कर रहे हैं। लेकिन जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी है, जो कोशिश की जा रही है कि दोनों तरफ से कम जो ट्रुप्स हैं एक दूसरे से झड़पे ना, एक दूसरे के ऊपर गोली फाड़ ना करें, तो शांति का वातावरण लाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए बातचीत हो रही है, को कमांडर टॉक्स हो रहे हैं, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मिल रहा है, फॉरेन मिनिस्टर्स मिल रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर्स मिल रहे हैं। तो ये सब हो रहा है। लेकिन ये कहना कि वो घुसाए और हम घुसाए, ऐसे कोई बात जमीन पर नहीं है। Okay. Thanks a lot, Sanjay. Kavish Kumar says China has not attended a G20 meeting in Arunachal. Your views on this? I'll just take it on. Yeah, Yes. day before yesterday, event happened in Itanagar. Naturally, you see, this is what is India doing? हम सबको एक मैसेज भेज रहे हैं, ईटानगर और अरुणाचल हमारा है, G20 सबको लेके गए। चाइना क्यों अटेंड करेगा वहां? क्योंकि अगर एक बार वहां अटेंड कर लिया तो ये मानना पड़ेगा कि उनका क्लेम के ऊपर ढीला हो जाएगा। एंड दे यूज दिस एज अ टाइम to reinforce their claim on Arunachal, where we are telling everyone in the world that Arunachal is ours. And G20 is being held in India. And if in that G20 one meeting is being held in Arunachal, Arunachal is part of India. So this is the thing which is going on. So we'll leave it at that. Okay. There are some questions on submarine fleet and all. We'll not take it on because this is not the time for the submarine. We are talking of the LAC. When we talk of the Indian Ocean region, we'll take on questions on the thing. Right. This is the last question we'll take on, right? Sir, if China doesn't accept our claims along the LAC and claims our areas, why do we continue to acknowledge Tibet as part of China? We should also start calling the LAC the Indo-Tibetan border again. Yeah. Very good question. Excellent question. And most people seem to feel ये क्यों ऐसे हुआ? सवाल ये है कि जब 17 पॉइंट एग्रीमेंट पार्ट एक्सेप्ट कर लिया तिब्बत ने खुद कि हम चीन का भाग है, उसके बाद फिर भारत ने 1954 में माना कि जो तिब्बत है वो चीन का भाग। उससे पहले भारत नहीं मान रहा था। भारत हमेशा जितनी भी संधियां हैं वो तिब्बत के साथ थी और तिब्बत के साथ ही होनी। लेकिन वो 17 पॉइंट एग्रीमेंट चाहे अंडर ड्यूरेस हुआ, अंडर प्रेशर हुआ, जैसे भी हुआ, जब तिब्बतियों ने खुद मान लिया कि वो चीन का, और उसका पहला स्टेटमेंट ही है कि तिब्बत इज पार्ट ऑफ चाइना, वो उसके साथ ही वो 17 पॉइंट एग्रीमेंट है। उस 17 पॉइंट एग्रीमेंट करने के बाद फिर हमने पंचशील किया और उस पंचशील में हमने माना कि यस, इस पे कोई शक नहीं। जब तिब्बतियन खुद ही बोल रहे हैं कि हम चीन का भाग है, तो फिर हमने भी माना कि एक वन चाइना पॉलिसी के मद्देनजर तिब्बत जो है वो चीन का अभिन्न अंग है। Right. You see, you have to also understand, even the Dalai Lama has said that Tibet is part of China. But what does he want from China? He wants autonomy from China. वही है उनका middle path, right? वो middle path जो what they put it across. So you cannot say that Tibet is not part of China anymore. You know, that time has gone. अगर हमने वो बनाना है, तो we have to, you know, events have to lead to that where we go to that. Okay. One last comment, Badrakali, you have put across a lot of points. I'm not going to go into this. I understand this is not criticism. Your last point is valid. LAC is a very complicated matter. We understand that. We have dealt with the LAC, right? Right. I would like you to understand that you are looking at two gentlemen who dealt with the LAC on ground as part of the government of India. We understand the nuances of the LAC and we know what you're talking of. Don't force your issue. We respect your knowledge about what you have read. We also respect you have a point of view. You are free to express it. That's why I put it across, right? But please understand, people like General Kulkarni and people like me have actually dealt with the LAC. We have dealt as part of the government delegation. We have carried out negotiations. We have got patrols conducted, right? So we are
hands-on. We are not talking in thin air. We know what we are talking of when we say McMahon line was delineated and surveyed on ground. In fact, if you go into the history, the area between Tagla and Hatungla, you know, why it is not delineated or what shall I say, demarcated or surveyed, jo bhi hai, the surveyor who was actually carrying out delineation and he was actually carrying out survey in that area, fell in love with the local Monpa girl and after that he's surveying. अगर आप देखोगे, the problem in that part of the thing is only west of that point, not east of that point. East of that point, And it is surveyed, and they also know where the LAC is, and we also know where the thing is. So we know a lot of things. the best part is, Right? whenever I used to stand on Lungrola and onto my west would be Hatunga, and to my right would be the Tagalaro, and the entire feature of Thagla, जो आप बार-बार कह रहे हो, watershed principle, it is distinct. There is nothing. You just have to stand there and you see a huge ridge line in front of you, which is Thagla, and you know all this side of Thagla is ours, and all on the watershed, by the watershed principle, everything on the north is there and south is ours. इसमें कोई शक ही नहीं है. मतलब देख करके ही आपको पता चल जाएगा कि क्या है that's the साथ point. में. So we know what we're talking. We've been on ground. I've been to a place called Tulungla. I mean, you find out what on the map where Tulungla is, you'll understand. Anyway, but that's a different story. But Bhadrakali, I respect your ideas. I'm glad that you come up with all this. It gives me great heart. We are being questioned, and we are open to such questions. Right. With this, I thank every one of you who have attended this evening, and I also thank General Sanjay Kulkarni on behalf of all of you for having taken the pains of explaining a lot of things which are not available in public domain, right? And based on his experience and based on his deep research. Thanks a lot, General Sanjay. Thank And you, sir. yeah, it was a pleasure to have you on Gunner Shot. Thank you. Thank you. I Thank think you you to have all the given an viewers. excellent platform. I must compliment you for the platform that you've given for all to air their views, to clarify their mind. And well, any further time, because time is virtually a restriction everywhere. But thank you very much, sir. Grateful and thank you indeed. Jai Hind. Jai Hind. Thank you.